दुनिया को बदलने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। दुनिया को बदलने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प की शक्ति ही निर्माण करती है व्यक्ति का, परिवार का, देश का और दुनिया का। संकल्प शक्ति के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैंने कोरोना को नहीं हराया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में बाबू हूं। हमेशा की तरह मैं कंपनी में काम कर रहा था। मुझे हल्का बुखार आया, शाम तक सर्दी भी हो गई। पास ही के मेडिकल स्टोर से दवाइयां बुलाकर खाई। 3-4 दिन थोड़ा ठीक रहा। एक दिन अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। मेरी पत्नी तत्काल रिक्शा में लेकर मुझे अस्पताल पहुंची। सरकारी अस्पताल में पलंग फूल चल रहे थे। मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अपने परिवार को असहाय सा बस देख ही पा रहा था। मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मेरी पत्नी मुझे हौसला दिला रही थी, कह रही थी कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। यह वही औरत थी जिसे मैं हमेशा कहता था कि तुम बेवकूफ औरत हो, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। उसने एक प्राइवेट अस्पताल में लड़ झगड़कर मुझे भर्ती करवाया। फिर अपने भाई यानी मेरी शाला को फोन लगाकर सारी बातें बताई। उसकी उम्र होगी 20 साल करीबन, जो मेरी नजर में आवारा और निठल्ला था, जिसे मेरे घर आने की परमिशन नहीं थी। वह अक्सर मेरी गैर हाजिरी में ही मेरे घर आता जाता था। अपने देवर को यानी मेरे छोटे भाई को फोन लगाकर उसने बुलाया, जो मेरे साले की उम्र का ही था, जो बेरोजगार था, और मैं उसे कहता था काम काना काज का, दुश्मन अनाज का। दोनों घबराते हुए अस्पताल पहुंचे। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों कह रहे थे कि आप घबराना मत, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम 3-4 घंटे ही ऑक्सीजन दे पाएंगे, फिर आपको ही सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। मेरी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब ये सब हम कहां से लाएंगे? तभी मेरा भाई और साला बोले, हम लाएंगे सिलेंडर, आप शुरू कीजिए। से रवाना हो गए। मुझ पर बेहोशी छाने लगी और जब होश आया तो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। मैंने पत्नी से पूछा, ये कहां से आया? उसने कहा, तुम्हारा भाई और मेरा भाई दोनों लेकर आए हैं। मैंने पूछा, कहां से लाए हैं? उसने कहा, ये तो वही जाने। अचानक मेरा ध्यान पत्नी की खाली कलाइयों पर गया। मैंने कहा, तुम्हारे कंगन कहां गए? कितने साल से लड़ रही थी, कंगन दिलवाओ, कंगन दिलवाओ। अभी पिछले महीने शादी की सालगिरह पर दिलवाए थे, बोनस मिला था उससे। वह बोली, आप चुपचाप सो जाइए, कंगन यहीं है, कहीं नहीं गए। मुझे उसने दवाइयां दी। मैं आराम करने लगा। नींद आ गई। जैसे ही नींद खुली, क्या देखता हूं, मेरी पत्नी कई किलो वजनी सिलेंडर को उठाकर ले जा रही थी। जो थोड़ा सा भी वजनी सामान उठाना होता था, मुझे आवाज देती थी। आज कैसे कई किलो वजनी सिलेंडर तीसरी मंजिल से नीचे ले जा रही थी और नीचे से भरा हुआ सिलेंडर ऊपर ला रही थी। मुझे गुस्सा आया मेरे साले और मेरे भाई पर। ये दोनों कहां मर गए? फिर सोचा, आएंगे तब फटकारूंगा। फिर पड़ोस के बेड पर भी एक सज्जन भर्ती थे, उनसे बातें करने लगा। मैंने कहा कि अच्छा अस्पताल है, नीचे सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या खाक अच्छा अस्पताल है? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बड़े शहर में 7-8 घंटे लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिल पा रहा है। आज ही अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 मौतें हुई हैं। मैं सुनकर घबरा गया। सोचने लगा कि शायद मेरा साला और भाई भी ऐसे ही सिलेंडर ला रहे होंगे। पहली बार दोनों के प्रति सम्मान का भाव जगा था। कुछ सोचता, इससे पहले पत्नी बड़ा सा खाने का टिफिन लेकर आती दिखी। पास आकर बोली, उठो खाना खा लो। उसने मुझे खाना दिया। एक और खाते ही मैंने कहा, यह तो माँ ने बनाया है। उसने कहा, हाँ माँ ने ही बनाया है। माँ कब आई गांव से? उसने कहा, कल रात को। अरे वो कैसे आ गई? अकेले तो वो कभी नहीं आई शायद। पत्नी बोली, बस से उतरकर ऑटो वाले को घर का पता जो एक पर्चे में लिखा था वह दिखाकर घर पहुंच गई। मेरी माँ ने शायद बाबूजी के स्वर्गवास के बाद पहली बार ही अकेले सफर किया होगा।
गांव की जमीन माँ बेचने नहीं दे रही थी तो मेरी माँ से मनमुटाव चल रहा था। कहती थी मेरे मरने के बाद जैसा लगे वैसा करना, जीते जी तो नहीं बेचने दूंगी। पत्नी बोली, मुझे भी अभी मेरी माँ ने बताया कि आपकी माँ रात को आ गई थी, वो ही अपने घर से खाना लेकर आई है। मैंने कहा, पर तुम्हारी माँ को तो पैरों में तकलीफ है, उनसे चलते नहीं बनता। मेरे ससुर के स्वर्गवास के बाद बहुत कम ही घर से निकलती है। पत्नी बोली, आप आराम से खाना खाइए। मैं खाना खाने लगा। कुछ देर बाद मेरे फटीचर दोस्त का फोन आया। बोला, हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। मैंने मन में सोचा, जो मुझसे उधार ले रखे हैं 3,000 वही वापस नहीं किया, काम क्या बताऊं तुझे। फिर भी मैंने मन में कहा, ठीक है, जरूरत होगी तो बता दूंगा। मैंने मुंह बनाकर फोन काट दिया। 16 दिनों तक मेरी पत्नी सिलेंडर ढोती रही। मेरे भाई और साला लाइन में लगकर सिलेंडर लाते रहे। फिर हालात में सुधार हुआ और 18वें दिन अस्पताल से छुट्टी हुई। मुझे खुद पर गर्व था कि मैंने कोरोना को हरा दिया। मैं फूला नहीं समा रहा था। घर पहुंचकर असली कहानी पता चली कि मेरे इलाज में बहुत सारा रुपया लगा है। कितना ये तो नहीं पता, पर मेरी पत्नी के सारे जेवर जो उसने मुझसे लड़ लड़ कर बनवाए थे बिक चुके थे। मेरे साले के गले की चैन बिक चुकी थी जो मेरी पत्नी ने मुझसे साले की जनेऊ में 15 दिन रूठ कर जबरदस्ती दिलवाई थी। मेरा भाई जिस बाइक को अपनी जान से ज्यादा रखता था वो भी घर में नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी माँ जिस जमीन को जीते जी नहीं बेचना चाहती थी, मेरे स्वर्गीय बाबूजी की आखिरी निशानी थी, वो भी मेरे इलाज में बिक चुकी थी। मेरी पत्नी से लड़ाई होने पर मैं गुस्से में कहता था कि जाओ अपनी माँ के घर चली जाओ। वो मेरे ससुराल का घर भी गिरवी रखा जा चुका था। मेरे निठल्ले दोस्त ने जो मुझसे 3,000 रुपये लिए थे ब्याज सहित वापस कर दिए थे। जिन्हें मैं किसी काम का नहीं समझता था वे मेरे जीवन को बचाने के लिए पूरे बिक चुके थे। मैं अकेला रोए जा रहा था, बाकी सब लोग खुश थे, क्योंकि मुझे लग रहा था सब कुछ चला गया और उन्हें लग रहा था कि मुझे बचाकर उन्होंने सब कुछ बचा लिया। अब मुझे कोई भ्रम नहीं था कि मैंने कोरोना को हराया है, क्योंकि कोरोना को तो मेरे अपनों ने, परिवार ने हराया था। सब कुछ बिकने के बाद भी मुझे लग रहा था कि आज दुनिया में मुझसे अमीर कोई नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें रिश्तों की अहमियत का पता चलता है। इसलिए हमें अपने परिवार में, अपने परिकर में किसी को भी हीन दृष्टि से, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सभी का सम्मान करना चाहिए और सम्मान के दृष्टिकोण से ही हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।